साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में लेके आए हैं सामाजिक अध्ययन का पूछा गया प्रश्न। ये प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में 18/9/2022 को पूछे गए। 18/9/2022 को ये सवाल पूछे गए थे, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये मालूम चल जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस पैटर्न के आधार पर आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में बिना किसी देरी किए हुए। पहला सवाल देखेंगे। देखिएगा, पहला सवाल क्या है। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? 42वां, 44वां, 46वां या 48वां? तो देखिए, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लेकिन एक बार ऐसी हुआ था कि यह 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 ईस्वी में। ठीक है, 1975 में जो आपातकाल लगा था, उसके बाद ऐसी व्यवस्था बन गई थी कि लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष करना पड़ा था। लेकिन बाद में फिर इसे पुनः संशोधन करके 5 वर्ष कर लिया गया था। ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अधातु खनिज है? सीसा, कॉपर, टीन या चूना पत्थर? तो देखिए, अधातु खनिज में कौन आ जाएगा? तो देखिए, सीसा जो है यह एक धातु है, कॉपर भी धातु है, टीन भी एक क्या है? धातु है। तो अधातु में आ जाएगा चूना पत्थर। बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर जो है यह सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है। किसका? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है चूना पत्थर। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? देखिए, प्रत्येक राज्य में एक क्या होता है? विधानसभा होता है, जो निम्न सदन होता है। विधानसभा तो सभी राज्यों में है, ठीक है। वहीं अगर विधान परिषद की बात करें तो भारत के जितने भी बड़े राज्य हैं, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो ऐसे राज्यों में विधान परिषद पाया जाता है। और ये कुल 6 राज्यों में, कितने राज्यों में है? कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल देखिए, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? कोलंबस, मैगलन, कैब्रल या कैप्टन कुक? तो देखिए, समुद्री मार्ग से सबसे पहला जो व्यक्ति भ्रमण किया था उसका नाम था मैगलन। क्या नाम था? फर्डिनेंड मैगलन। इन्होंने पहली बार यह पता लगाया था कि पृथ्वी गोल है। यह एक बिंदु से, यानी एक जगह से चलना प्रारंभ किया था समुद्री मार्ग के द्वारा, और पुनः एक साल बाद वो उसी स्थान पर वापस आ गया था। उसके बाद इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी गोल है। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? सिक्किम, गोवा, और उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश? तो देखिए, सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 2011 के जनगणना अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जो कुल जनसंख्या घनत्व है वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाता है। वहीं भारत का सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अपना बिहार। कौन सा है? अपना बिहार जो है यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 2011 के जनगणना अनुसार बिहार का जो कुल जनसंख्या घनत्व है वो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। देखिएगा, अगला सवाल है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? मुंगेर, भागलपुर, जमुई या साहेबगंज? तो देखिए, कहलगांव जो तापीय विद्युत ऊर्जा है यह भागलपुर में स्थित है। बिल्कुल यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अगला है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? देखिए, प्राथमिक ऊर्जा वो होता है जिनसे हम सीधे तौर पर ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, यानी इसमें रूपांतरण नहीं होता। ठीक है, रूपांतरण की व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन वहीं कुछ ऊर्जा स्रोतों का क्या गया, रूपांतरित करके दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है,
तो उसे हम लोग द्वितीयक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक ऊर्जा कहते हैं। अगर यहाँ पे आंसर में देखें तो प्राथमिक ऊर्जा में बिल्कुल कोयला आ जाएगा। कोयला का हम लोग क्या करते हैं, खदानों से निकालते हैं और सीधे इसका उपयोग कर लेते हैं। वहीं पेट्रोलियम का भी सेम यूज़ होता है, प्राकृतिक गैस का भी होता है। वहीं विद्युत के उत्पादन के लिए किसी न किसी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है, तो इसलिए यह प्राथमिक में नहीं आएगा बल्कि विद्युत द्वितीयक स्रोत में आ जाएगा। अगला सवाल देख लेंगे, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए भारत में सबसे पहली बार रेल कब चली थी, यानी यही सवाल में पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे 1753, 1653, 1853 या 1953। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1853 ईस्वी में सबसे पहली बार भारत में रेल चली थी। और यह चली थी कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। और यह ट्रेन जो है कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी पहली सफ़र में अपना, ठीक है। और वहीं अगर बात कर लें कि सबसे पहली जो रेल चली थी, यानी इस समय किस गवर्नर जनरल का काल था, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड डलहौजी का। किसका? डलहौजी के काल में सबसे पहली बार ट्रेन चली थी। यहाँ से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। आगे देख लेंगे, भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदारी गैस था मिथाइल आइसोसाइनेट, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। आपको बता दें भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना हुई थी, ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ये घटना घटी थी। ये घटना जिस इंडस्ट्री में, यानी कि जिस संयंत्र से ये घटना घटी थी, उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड नाम का एक संयंत्र था, ठीक है। यूनियन कार्बाइड नाम के इसी संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। कैसा? किस गैस का? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जून 1992 ईस्वी में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले। रियो डी जेनेरो, सोआ पाउलो, ब्रासिलिया या कुर्टिबा। तो आपको भी पता होगा कि 1992 ईस्वी में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। लेकिन अब तक की बात करें तो कुल विश्व में 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए थे। 1992 में, दूसरा इसके 5 साल बाद 1997 में हुआ था, और तीसरा हुआ था इसके 5 साल बाद 2002 में। यानी 5-5 साल के गैप में पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं अब तक 3 बार। पहला जो हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरो में, दूसरा हुआ था न्यूयॉर्क में, दूसरा कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो यहाँ पे हमें 1992 वाले के बारे में बोला है, तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। कहाँ पे? रियो डी जेनेरो। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई है? इंग्लैंड, जर्मनी, रूस या फ्रांस। तो देखिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सवाल है, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? देखिए पाक नाम से अक्सर लोग कंफ्यूज होकर के क्या मार देंगे कि पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाला, लेकिन यह नहीं है। पाक जल संधि जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पाक जल संधि श्रीलंका को अलग करता है। वहीं पाकिस्तान को अलग करने वाला जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन जो है यह भारत को पाकिस्तान से अलग करता है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देख लेंगे, भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय प्रधानमंत्री चुनाव आयोग या यूपीएससी के अध्यक्ष। तो देखिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति किसका चुनाव होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनते हैं उनके लिए उम्र सीमा कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है, ठीक है। 35 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ही राष्ट्रपति बनते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? निर्णय में देर। तो देखिए निर्णय में अगर देर ही होगा तो लोकतंत्र फिर अच्छा शासन नहीं हो सकता। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय भावना का अभाव।
जब राष्ट्रीय भावना का अभाव होगा तो फिर लोकतंत्र व्यवस्था असफल हो जाएगी। राजनीतिक चेतना का अभाव ये नहीं होगा। जनमत पर आधारित, बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनमत पर आधारित है। यह लोगों का शासन है। अगला सवाल है, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी, अस्थिरता और आपसी फूट में वृद्धि, विविधताओं में वृद्धि या विभिन्न समुदाय के बीच टकराव में कमी। तो देखिए, लोकतंत्र में सही भागीदारी का क्या लाभ है? तो विभिन्न समुदाय के बीच टकराव में कमी करना, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेंगे। क्या है कि ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? डिड नथिंग, यानी कुछ नहीं किया, या पोलैंड को पुरस्कार दिया, या क्षेत्र को विभाजित किया, या जर्मनी को सम्मानित किया। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्षेत्र को विभाजित किया। क्या किया था? क्षेत्र को विभाजित कर दिया था। बिल्कुल यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, मीन कैम्प किसकी रचना है? मुसोलिनी, हिटलर, बिस्मार्क या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मीन कैम्प जो है यह एक आत्मकथा है। ठीक है, एक पुस्तक है और यह रचना किसकी है? तो हिटलर की है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हिटलर कहाँ का निवासी था? तो ये ऑस्ट्रिया का निवासी था। कहाँ का? ऑस्ट्रिया का निवासी था। ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देख लेंगे। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? बिस्मार्क का जर्मनी का चांसलर बनना, सम्राट कैजर विलियम का शासक बनना, ऑस्ट्रिया के युवराज की साराजेवो में हत्या, या जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबाया जाना। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण किसे माना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रिया के युवराज की साराजेवो में हत्या। देखिए, ऑस्ट्रिया के युवराज का नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। क्या नाम था? आर्क ड्यूक फर्डिनेंड नाम का एक युवराज था ऑस्ट्रिया का, और उसकी सेराजेवो में हत्या कर दी गई थी। यही जो है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था। चलिए आगे देख लेंगे। अगला है, दालों के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? दालें रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती हैं। तो बिल्कुल सही है, दाल खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जा सकती है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दलहन फलीदार फसलें हैं। बिल्कुल सही है, ये फलीदार फसलें हैं। वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं। जी, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो यही है कि यह रोटेशन में उगाए जाते हैं, यानी दो फसलों के बीच में लगाए जाते हैं, जिससे फसलों के बीच का जो मतलब नाइट्रोजन चक्र है वो स्थिर रहता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला है, दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है। तो देखिए, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यही ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय, गोविंद मोहन, जेम्स अगस्टस हिक्की या विनोबा भावे। तो देखिए, भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है जेम्स अगस्टस हिक्की को। बिल्कुल यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। वहीं राजा राम मोहन रॉय जो है, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। ठीक है, और इन्होंने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के सती प्रथा को अंत किया था। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था उस समय के भारत को सुधारने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने कुल 20 प्रश्न को देखा, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों ने कितने सवालों को खुद से हल कर पाया। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।